हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन और एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है. चलिए देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ अ नेशनल इनकम, जो कि इस पूरी यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं यूनिट, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो डियर आप लोगों की ये यूनिट है. और हम इसे एक एक कर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे एक एक कर आपके पास पार्ट में लेकर आएंगे. और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी आप लोगों के साथ करेंगे. तो आपको पता है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम लोग 3 मेथड करने जा रहे हैं. नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार कुछ स्कूल्स में आइडियाज हो जाता है बच्चों को, बट स्टिल वो रिवीजन के लिए दोबारा देखना पसंद करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास 3 मेथड है डियर, जिसकी मदद से आप नेशनल इनकम यानी देश की जो टोटल इनकम है वो निकाल सकते हैं. क्या क्या मेथड्स हैं डियर आपके पास? वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड. आप कहेंगे ये मेथड कैसे डिराइव हुए, तो आप लोग ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में समझ चुके हैं डियर. वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है? वैल्यू एडेड मेथड ये डिराइव करता है कि पूरी कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो चुकी हैं. ठीक है ना, क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था हाउस होल्ड और फर्म. ठीक है ना, तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो चुकी हैं उससे वैल्यू एडेड मेथड से देश की इनकम जानी जाती है. क्योंकि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उतने ही पैसे फर्म के पास गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो गई होंगी, और फर्म ने उतने ही पैसे जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम के तौर पे दे दिए होंगे, यानी उतनी ही हाउस होल्ड की इनकम जनरेट हो गई होगी. यानी सेम नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से भी निकाल सकते हैं. देखिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए, उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई, तो बराबर बात है, जितना आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हुआ होगा उतना ही हाउस होल्ड के पास इनकम होगी. सिमिलरली ये जो हाउस होल्ड है उस इनकम को जितना जहां जहां एक्सपेंडिचर करेगी, तो उन खर्चों को टोटल करके भी आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. तो तीनों मेथड, वेदर इट इज वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, तीनों का आंसर आपके पास सेम आता है, इनका आंसर अलग नहीं आता डियर. क्योंकि बात एक ही है, या तो आप ये जान लो कि आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में कितने बनकर तैयार हुए. जितने आपकी कंट्री में गुड्स बनकर तैयार हुए अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड, उतने ही रुपए की इनकम जनरेट हुई है हाउस होल्ड की. या तो आप एक काम करो, गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कर लो, जो कि वैल्यू एडेड मेथड है. या फिर अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, तो अपनी इकोनॉमी में कितने कितने लोगों के पास इनकम जनरेट हुई है, सैलरी के थ्रू, रेंट के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू, वो टोटल कर लो अपनी कंट्री का, तो भी आप ये जान सकते हो कि आपकी कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हुई है. या फिर आप एक काम करो, कितना कितना खर्चा हुआ है उन लोगों का वो. अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि मैक्रो पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. एक छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं डियर. फॉर एग्जांपल कि अगर आपके घर में, आपने ये देखना है कि घर में 3 लोग हैं और कितना पैसा कमाते हैं अभी हमें नहीं पता, तो 3 तरीके हैं. जितना भी पैसा कमाते हैं वो मम्मी को दे देते हैं और मम्मी उसके बदले में सामान ले आती है. 3 भाई हैं, तीनों भाई मम्मी को पैसा देते हैं और उसके बदले में सामान आ जाता है. तो या तो मम्मी की बहुत अच्छी आदत है कि जो भी सामान आता है उसकी एक पर्ची ले लेती है, रिसिप्ट ले लेती है. तो उन्होंने क्या करा, या तो एक काम करा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आए या जो भी हमने सर्विसेज लिया, गुड्स ली, उनका टोटल कर लिया, ये जानने के लिए कि मेरे तीनों बेटों की इनकम कितनी है. दैट इज व्हाट वैल्यू एडेड मेथड. या फिर तीनों जने जब भी इनकम देते थे, जब भी सैलरी पकड़ाते हैं मम्मी के हाथ में, तो वो सैलरी का अमाउंट लिख लेती है, दैट इज व्हाट इनकम मेथड, तो वो चीज ले लेते हैं. या फिर एक और तरीका है कि आप खर्च कहां कहां कर रहे हो. जो पैसा मेरे पास आया, मम्मी को याद नहीं रहा कि मैंने तीनों बेटों से कितना लिया, लेकिन एक बहुत अच्छी आदत है कि वो आटा ला रही हैं या फिर ट्यूशन फीस दे रही हैं बच्चों का, कुछ भी कर रही हैं, वो सारे खर्चे नोट डाउन करती हैं. तो एक काम करते हैं, सारे खर्चों का टोटल कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने ही खर्चा करा है और जितना सेविंग करा है वो भी सारा टोटल कर लेती हूँ, उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बेटों की इनकम कितनी है. ठीक है, या तो घर में पड़े हुए सामान से आइडिया लगा लो, या सर्विसेज और सामान जो आपने लिया, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड. या फिर इनकम से आइडिया लगा लो कि घर की इनकम कितनी है, या फिर अपने खर्चों से आइडिया लगा लो. सेम देश के साथ आइडिया, देश में भी 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. एक एक मेथड डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल आपके साथ. तो सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड. इसमें क्या होता है डियर, आपके पास दो टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है. पहला आपका तरीका है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. वैल्यू एडेड मींस जीडीपी एट एमपी ही होता है, जितना आपकी कंट्री में जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं. हमने एक टर्म को इससे पहले वाले चैप्टर में इसीलिए क्लियर करा है कि व्हाट इज जीडीपी एट एमपी. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट अ मनी वैल्यू. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे. माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है डियर, कि आपकी कंट्री में कितना माल बनकर तैयार हो गया. ठीक है,
या बाहर से आया जो भी चीज है, माइनस उस माल को बनाने के लिए, यानी फाइनल गुड को बनाने के लिए आपने जो भी कच्चा माल इस्तेमाल किया, दैट इज व्हाट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है ना। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है, जितना माल आपने अपनी कंट्री में बेचा प्लस जो आपने एक्सपोर्ट करा प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज अ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और सेल्स दो तरीके से हो सकती है, आप अपनी कंट्री में भी अपना माल बेच सकते हो और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन सबको बनाने के लिए जो आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे पैसा खर्च करा था उसे एक बार माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है डियर? क्योंकि डबल काउंटिंग आ जाती है कई बार। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डबल काउंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने वीट उगाया और 1000 रुपए में फ्लोर मालिक को बेच दिया। ठीक है, फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल वाले ने वीट से आटा बनाया और 1500 रुपए में बेच दिया। अब आप एक बात बताइए, फार्मर के लिए यह आउटपुट हो गया, फ्लोर मिल के लिए यह आउटपुट हो गया। इसी तरीके से फ्लोर मिल वाले ने ये 1500 रुपए का ब्रेड, जो मेकिंग कंपनी है, उसको बेच दिया 1500 रुपए में। ब्रेड मेकिंग कंपनी ने इसे ब्रेड बनाई और 2000 रुपए में इसे मार्केट में बेच दिया। इज इट ओके? अब अगर आप ये कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है डियर? फार्मर का आउटपुट था 1000 रुपए का, फ्लोर मिल का आउटपुट था 1500 रुपए का। और अगर हम बात करें आउटपुट क्या होता है, फार्मर के लिए इनपुट थे सीड्स और आउटपुट था वीट। ठीक है, फ्लोर मिल के लिए इनपुट था, कच्चा माल था आपके पास वीट, और उसने जो आउटपुट क्रिएट करा था दैट इज फ्लोर। सेम ब्रेड वाले के लिए फ्लोर जो था वो क्या था आपके पास? इनपुट, और जो ब्रेड है वो आउटपुट है। तो इसीलिए अगर मैं आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करूं तो 1000 भी इंक्लूड हो गया, 1500 भी, 2000 भी। यानी इस हिसाब से आपकी कंट्री के अंदर जो है वो 4500 रुपए का आउटपुट तैयार हुआ है, 4500 के गुड्स तैयार हुए, विच इज समहाउ रॉन्ग। क्यों? ध्यान से देखिए डियर, ये जो फ्लोर मिल मालिक का 1500 रुपए का अमाउंट है, इसके अंदर ये 1000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस और नो? सिमिलरली ये जो 2000 रुपए का ब्रेड मालिक का अमाउंट है, इसमें 1000 इसके और 500 इसके इंक्लूडेड है। यहां तक पहुंचने से पहले जितनी भी चीजें थी ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी। या तो एक तरीका है, आप अपनी कंट्री का अगर जीडीपी जानना चाहते हो तो सिर्फ फाइनल अमाउंट को इंक्लूड करो, ठीक है, 2000। नहीं तो इतनी बात पक्की है कि आपने इनको डबल काउंट कर लिया। असली में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है मैं आपको बताती हूँ। फार्मर का 1000, फ्लोर मिल ने सिर्फ 500 की वैल्यू ऐड करी, 1000 तो उसकी कॉस्ट ही थी। ब्रेड वाले ने कितनी और वैल्यू ऐड करी? 500। तो असलियत में तो आपने इतना ही आउटपुट कमाया है, यानी इतनी मेहनत करी है। इसने 1000 रुपए की मेहनत करी थी, इसने 500 रुपए और ऐड करे अपने लिए, ठीक है ना, 1000 रुपए तो उसकी कॉस्ट थी। सिमिलरली इसने कितने ऐड करे? सिर्फ 500 रुपए। तो अगर देखा जाए डियर, अगर हम ये कहते हैं कि 4500 रुपए आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ठीक है, लेकिन इतना गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हुआ है या इतनी बेनिफिट डिराइव हुआ है, वैल्यू ऐड हुआ है, वो गलत होगा। वैल्यू ऐड हुआ था 1000 रुपए का, फिर यहाँ वैल्यू ऐड हुआ सिर्फ 500 रुपए का, जो कि फार्मर से जब वीट लेकर फ्लोर बनाया गया तो 500 रुपए की वर्थ उसने और इंक्रीज करी। तो यहां पर एक तरीका तो यह है कि आप इस तरीके से या तो वैल्यू एडिशन ऐड करो, जो कि हम यहां नहीं कर रहे, या फिर क्या करो, जो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने निकाला है 4500 रुपए, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इससे पहले आने वाला जितना भी अमाउंट था ये 2500 रुपए, ये माइनस कर दो, यानी परचेजेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है कि आपके पास जो फाइनल गुड को बनाने के लिए जो आपने परचेजेस करी हैं उन्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है, और इसीलिए डियर इसे माइनस कर दिया जाता है, राइट। तो आपके पास एक तरीका तो ये होता है कि कभी कभी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, नहीं तो कभी कभी आपके पास, आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। एक देश की जब आप बात करते हो, मैक्रो इको की बात करते हो, तो आपको पूरी कंट्री की इनकम जाननी है ना। तो ऐसे केस में कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर निकालना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर निकालना पड़ेगा, टर्शरी सेक्टर निकालना पड़ेगा। तीनों को प्लस करेंगे तो जाके आपके पास कंट्री का जीडीपी एट एमपी आएगा। तो या तो जीडीपी एट एमपी इस इंफॉर्मेशन से निकल जाएगा आपके पास, या फिर जीडीपी एट एमपी इस इंफॉर्मेशन से, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हमने आपको बताया जरूरी है क्योंकि इसके अंदर वो डबल बार काउंट हो चुका है। अब देखिए 1000 आपके पास यहां भी इंक्लूड हो गया, यहां भी इंक्लूड हो गया, ठीक है ना, 500 आपके पास यहां भी इंक्लूड हो गया, यहां भी इंक्लूड हो गया। तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को उसमें से क्या करना पड़ता है डियर? माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस इंफॉर्मेशन से तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आएगा, हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है डियर?
NNP एट FC। तो अगर हमें NNP एट FC निकालना है, जब हमारे पास GDP एट MP है, तो हम पिछली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, NFIA प्लस, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा अगर आप बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है तो, राइट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि वैल्यू एडेड में क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस का मतलब है क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए और क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो तो ऑब्वियस हो जाता है अगर आप ये ध्यान रख लें। तो डियर देखिए, आपने वैल्यू एडेड के अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करा है, तो पहला पॉइंट यही है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड में, रीजन क्या है, फाइनल गुड जो होता है जैसे कि 2000 है, इसके अंदर इनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। 1000 रुपए फार्मर के, 500 रुपए इसके और 500 रुपए इसके जो इन्होंने कमाया है, तो वो ऑलरेडी एडेड है, इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया जाता है। डबल बार काउंट नहीं करना ना, डबल इनकम थोड़ा ना, देश की इनकम 4500 थोड़ा ना क्रिएट हुई। आप ध्यान से देखेंगे तो फार्मर को 1000 मिले, फ्लोर मिल को सिर्फ 500 मिले और ब्रेड मालिक को सिर्फ 500 मिले, तो इनकम कितनी जनरेट हुई आपकी कंट्री में, सिर्फ 2000। हाउ कैन यू से दैट कि 4500 रुपए की इनकम जनरेट है, डबल काउंटिंग की वजह से, इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया जाता है। सेकेंड प्रिकॉशन है डियर, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि जिस साल उनको प्रोड्यूस करा गया होगा उन साल में उनको इंक्लूड कर लिया गया होगा। तो यहां पर उस अगर सेकेंड हैंड माल आप कोई बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाता। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर उनको बेचने पर कोई ब्रोकरेज या कमीशन डिराइव हो रही है, वो फर्स्ट टाइम डिराइव हो रही है या सेकेंड टाइम डिराइव हो रही है, वो न्यू है, उसको जरूर इंक्लूड करा जाता है नेशनल इनकम के अंदर। चलिए, इसके अलावा अगर आपने कोई सर्विसेज दी हैं जो डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक सर्विसेज आप कर रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड नहीं करा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मदर है वो अगर एक शेफ है, ठीक है, घर में खाना बनाती है, या फिर एक टीचर जो है अपने बच्चों को टीच कर रही है, तो उनकी इनकम को इंक्लूड नहीं करा जाता, उनकी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ऐसी चीजों को मॉनेटरी वैल्यू में प्रेजेंट करना, मार्केट वैल्यू में प्रेजेंट करना। तो ये तीन वो चीजें हैं डियर जो इंक्लूड नहीं होती। इसके अलावा और चीजें आपको मेंशन है जो इंक्लूड होती हैं। तो मेन क्या ध्यान रखना है कि वैल्यू एडेड मेथड करते वक्त इन तीन चीजों को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अब एक और चीज, जो दूसरे नाम है वैल्यू एडेड मेथड के, वो जरूर याद रखने हैं डियर, क्योंकि एग्जाम में आपके पास किसी भी मेथड से आपके पास नाम आ सकता है। तो जो तो आपको इजी समझ में आ रहा है ठीक है, जो आपको लग रहा है कि यार ये डिफिकल्ट सा है, रिलेट नहीं हो रहा, उसे याद कर लीजिएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड के और नाम है प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। मेरे हिसाब से तो ये दो ही आपको ज्यादा दिक्कत करेंगे। अदरवाइज प्रोडक्ट मतलब जितनी आपने प्रोडक्शन करी है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, आउटपुट मेथड भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके और नाम है डियर जो आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। तो चलिए, आई होप आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वैल्यू एडेड मेथड पर, कि वैल्यू एडेड मेथड से आप किस तरीके से जो है नेशनल इनकम निकालते हैं, वो क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं और क्या इसके नाम है। और ज्यादा समझ कब आएगा हमें, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसी वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, इसके लिए अलग पार्ट नहीं बनाएंगे, ताकि आप लोग रिलेट कर पाए जो हमने थ्योरी में बताया है न्यूमेरिकल में भी। चलिए डियर, पहला एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी निकालना है, यानी दो फर्म है कंट्री के अंदर, उन दोनों का वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक है। चलिए, आपके पास इंफॉर्मेशन है डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, दैट इज 4000 करोड़। आपने जरूर लिखनी है, यूनिट याद रखिएगा, ठीक है। और आपको दिया है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 1000 करोड़, ठीक है। परचेज बाय फर्म ए दैट इज 200 करोड़, सेल्स बाय फर्म बी दैट इज 2940 करोड़, एंड सेम परचेज बाय फर्म बी दैट इज 1300 करोड़। और आपसे कहा है कि दोनों फर्म का वैल्यू एडेड निकाल दीजिए, ठीक है जी। वैल्यू एडेड लिखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, ब्रैकेट में हमने लिख दिया। क्या फॉर्मूला है वैल्यू एडेड निकालने का आपके पास, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
ना वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब फर्म ए का निकालना है, तो फर्म ए की सेल्स ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए, तो हमने बताया था सेल में दो तरीके की सेल्स होती है। देखिए ध्यान से, अगर सिर्फ सेल वर्ड लिखा है तो उसमें दोनों तरीके की सेल आ गई, आपकी कंट्री में कितना बेचा और बाहर कितना बेचा। बट यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए, यानी उन्होंने अपनी कंट्री में कितना सेल करा। तो सेल में दो पोर्शन है, डोमेस्टिक सेल हम ले लेंगे प्लस एक्सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री में बेचा, वो भी तो सेल ही है ना, वो भी ले लेंगे। चेंज इन स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है तो ठीक है जी, लिख देते हैं इसको। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, जितना भी परचेजेस आप लोग करते हैं, ठीक है, या इंपोर्ट आप लोग करते हैं, वो इसी के अंदर आ जाएगा आपके पास। तो फर्म ए ने ये माल बनाने के लिए परचेजेस भी की थी 200 रुपए की, राइट। तो ये 200 रुपए हमने इसमें से क्या कर दिए, माइनस, क्योंकि ये तो 200 रुपए अमाउंट है डियर, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो डबल डबल बार नहीं लेना हमने उसको। इसीलिए आप देखेंगे दैट इज 5000 माइनस 200, 4800 करोड़, ये आपके पास फर्म ए का वैल्यू एडिट आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, वैल्यू एडिट ऑफ फर्म बी, सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है, सेल्स, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है सेल बाय फर्म बी, तो इसका मतलब टोटल सेल आपको दे रखी है, वेदर इट इज डोमेस्टिक सेल और वेदर इट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेल, माइनस आपके पास यहां पर भी चेंज इन स्टॉक नहीं है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1300 रुपए। तो ये हो गया डियर 2950 माइनस 1300 दैट इज 1640 करोड़। तो देखिए कितना सिंपल है आपके पास, आई होप इट्स क्लियर। चलिए और देखते हैं, अभी तो प्रैक्टिस है हमारे पास। और हाँ जी, इस क्वेश्चन में भी कहा है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल दीजिए, ठीक है जी। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें गिवन है डियर सेल्स दैट इज 90 करोड़, हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 25 करोड़, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है दैट इज 15 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है दैट इज 10 करोड़, डेप्रीसिएशन हमें गिवन है दैट इज 20 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है 40 करोड़, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 15 करोड़, और रेंट गिवन है हमें 5 करोड़। अब आप नेट वैल्यू एडेड तो नहीं जानते अभी फिलहाल, आप एक काम करिए, पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिखिए, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डियर हम जिस तरीके के शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं आप नहीं करेंगे, हम आपका टाइम बचाना चाहते हैं, आपको सिर्फ सिखाना चाहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है डियर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सेल्स दे रखी है आपको 90 करोड़ है, ये ध्यान रखिएगा सारी फिगर। तो यहां पर हमने 90 लिख दिया, इसमें दोनों तरीके की सेल आ गई। फिर बात करते हैं चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग 25 है, ओपनिंग 15 है, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है डियर, परचेज, ठीक है। तो आपने परचेज दे रखी है आपको रॉ मटेरियल की कितनी 15, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 100 माइनस 15 दैट इज 85 करोड़, राइट। अब हमें क्या निकालना था, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमारे पास क्या है, जीवीए एट एमपी। अब ग्रॉस से आपको नेट पर जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है डियर, डेप्रिसिएशन, वही सेम लॉजिक है, कोई और लॉजिक नहीं है आपके पास। तो 85 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको गिवन है डियर 20, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 65, सॉरी डियर आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 40, सॉरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 40 दैट इज 60 करोड़, ठीक है। अब आपके पास जीवी एट एमपी आ गया 60 करोड़, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 20 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 40 करोड़। तो हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया 40 करोड़। तो जो आपका फाइनल आंसर हो उसमें करोड़ जरूर मेंशन कर दीजिएगा, यूनिट जरूर मेंशन करनी है, बिना यूनिट के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत आई होप क्लियर हो गया हो आप लोगों को। और देखते हैं, देखिए डियर इसमें हमें निकालना है
नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। और ये किसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है? दैट इज अ डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी इज डोमेस्टिक इनकम, एनएनपी एट एफसी इज अ नेशनल इनकम, राइट। चलिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमारे पास गिवन है सब्सिडी 40 लाख, ठीक है, तो लैक्स में इंफॉर्मेशन है हमारे पास यहां पर। उसके बाद हमारे पास है सेल्स, दैट इज 800 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है डियर 30 लाख। एक्सपोर्ट गिवन है हमारे पास 100। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है दैट इज 20। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है दैट इज 50। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास है 500। और परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी इज एसेट डियर, ये इंक्लूड नहीं होता कहीं पर भी। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है 60 का। अब आपको निकालना है डियर, काफी सारी इंफॉर्मेशन है, नेट वैल्यू एडेड। तो आपको ये समझना जरूरी है कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, तो आपको बताएंगे इसके अंदर। सबसे पहले जीवीए एट एमपी, या जिसको हम यहां पर जीडीपी एट एमपी भी समझकर चल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ सेल्स में क्या क्या आएगा आपके पास? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास यहां सेल्स दे रखी है टोटल। अब आप यहां एक्सपोर्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर ऐसे गिवन होता डोमेस्टिक सेल्स, तब आप एक्सपोर्ट को लेते। लेकिन क्योंकि यहां पहले से ही मेंशन है सेल्स, तो ये ऑलरेडी हमें पूरा वर्ड मेंशन है, हमें इसकी बाइफरकेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जो शब्द मांगा गया वो एज इट इज क्वेश्चन में है, तो फिर उसमें और चीजें क्या चाहिए होती है, आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहाँ डोमेस्टिक सेल लिखा होता, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल, उन दोनों को जोड़ के हम सेल्स लिखते। तो ये हो गया आपके पास 800 करोड़। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है डियर? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 20 माइनस 50 आपके पास ये आ गया डियर -30। उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 500 आएगा। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स दे रखा है तो यहां परचेज ऑफ मशीन भी आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं डियर, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर परचेज गुड्स की आती है, एसेट्स, मशीनरी, इन सब चीजों को नहीं ट्रीट करा जाता। तो ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा आपके पास, राइट। और एक और चीज, एक तो एसेट का परचेज इंक्लूड नहीं होता, दूसरा अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन फुल हेड दे रखा है तो आप इंपोर्ट को और परचेज को अलग अलग ट्रीट नहीं करोगे। यानी अगर आपको फुल हेड गिवन है इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब आप टोटल मिलाकर इसे ऐड कर लो और किसी भी चीज को बाइफरकेशन में लेने की जरूरत नहीं। तो डियर यहां पर आपको ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह दिया होता परचेज ऑफ गुड्स और फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिर हम उन दोनों को ऐड करते और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते। लेकिन जब हमें खुद बहुत क्लियरली दे रखा है इंटरमीडिएट परचेज, तो हमें किसी भी और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिंपल लिख देंगे। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है डियर, चलिए सेम अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट भी किसी काम का नहीं था क्योंकि हमें सेल्स ऑलरेडी फुल दे रखी थी। तो ये आपके पास कितना हो गया 800 माइनस 530। तो ये डियर हमारे पास हो गया 270 लाख। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सॉरी 370 लाख, सॉरी 270 लाख। इसके बाद हमें क्या निकालना है डियर, इसमें एनडीपी एट एफसी, या जैसा कि उसने हमें बोला है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारे पास क्या है, जीवीए एट एमपी है, हमें ग्रॉस से एक तो नेट चाहिए, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो एनआईटी। इसमें आपकी फ्लुएंसी जरूर होनी चाहिए डियर, और इसके लिए आप लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 3 के हमने न्यूमेरिकल्स आपको दिए हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके पास आ गया डियर 270। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है हमारे पास 30। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस है 0 माइनस सब्सिडी है आपके पास 40, तो दैट इज 270 माइनस 30 प्लस 40, राइट। तो फाइनली
280 लाख आपके पास आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज एनडीपी एट एफसी या फिर एनवीए एट एफसी, राइट। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हमें क्वेश्चन में दिया है, अच्छा क्वेश्चन है डियर, हमसे कह रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए। हमें दिया है यूनिट्स ऑफ, और ये एग्जाम में आया हुआ है आप लोगों के, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। आपने 1000 यूनिट्स बेची हैं, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, एक यूनिट आप बेच रहे हैं 30 रुपए में, ठीक है। डेप्रीसिएशन आपको रुपए में दे रखा है 1000 रुपए। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दे रखी है, दैट इज 12,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 3000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2000 रुपए। जीएसटी यानी टैक्स आपको दे रखा है, दैट इज 6000 रुपीज, राइट। तो देखिए डियर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। चलिए हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या चीज आती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कैसे निकालेंगे आप, 1000 यूनिट है, 30 रुपए की आप बेचते हैं, तो सेल्स आ गई डियर आप लोगों की 30,000 रुपए की, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 3000 माइनस 2000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारे पास 1000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी थी 12,000 रुपए, तो ये आ गया आपके पास 19,000 रुपए, ठीक है डियर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जीवीए एट एफसी, और आपके पास क्या है, जीवीए एट एमपी, यानी आपने माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि एमपी से एफपी पर जाने के लिए यानी कॉस्ट पर जाने के लिए सिर्फ टैक्सेस हटाने होते हैं। तो 19,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो सबसे अच्छी बात, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस पता होना चाहिए, और आज जो आपकी कंट्री में अप्लाई है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो 6000 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब आपके पास 13,000 रुपए जीवीए एट एफसी आ गया। सिर्फ आपने चीजों को समझना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसकी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं डियर। तो चलिए और देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया था, और थोड़ा सा बच्चा जो है वो घबरा जाता है। इसमें आपको दिया था ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ, ड्यूरेबल होते हैं जो लंबे समय तक कंपनी के साथ रह सकती है। तो 10 लाख रुपए का कंपनी ने ड्यूरेबल गुड्स खरीदे हैं जो 10 साल का लाइफ स्पैन है। इनडायरेक्टली आपको फिक्स एसेट की बात कर रहा है, और फिक्स एसेट आपके काम की नहीं है अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, सिर्फ उसका डेप्रीसिएशन आपके काम का है, ठीक है ना। तो बस इसको समझना था मेन कि ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो चल जाते हैं लंबे समय तक, ड्यूरेबल गुड्स का यही मतलब होता है ना डियर। तो ड्यूरेबल गुड्स हैं आपके पास विद लाइफ स्पेन 10 ईयर, इससे भी आप आइडिया लगा सकते थे कि उसकी लाइफ 10 साल है। फिर है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब ये कच्चा माल हुआ कंपनी के लिए 5 लाख रुपए का। सेल्स दे रखी है बच्चों आप लोगों को 20 लाख रुपए की। अनसोल्ड स्टॉक या आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इनडायरेक्टली जो अनसोल्ड होता है वो क्या होता है डियर, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अनसोल्ड गुड्स या आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 2 लाख। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन दैट इज 1 लाख। आपसे कहता है क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए। ये एग्जाम में बोर्ड में आपके पास आया था। अब देखिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को समझना आना चाहिए था और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके पास क्या निकलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स तो आपको डायरेक्ट गिवन है 20 लाख। हाँ, अब ये जो अनसोल्ड गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं गिवन है।
चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कच्चे माल की खरीद को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। तो ये आपके फिलहाल किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर यहां डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन होता तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे हम, वो हमारे काम आ सकता था, बट ये हमारे काम का नहीं है। और जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, मतलब ये है कि एक बार यूज होगा फिनिश हो जाएगा, तो वो कच्चा माल ही होता है, 5 लाख रुपीज। तो इसका भी हमारा यूज हो गया, इसका भी हमारा यूज हो गया। तो ये कितना आ गया डियर आपके पास? 22 माइनस 5 दैट इज 17 लाख। हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था? हमें कहा गया था एनवीए एट एफसी निकालनी है आपने। आपके पास है जीवीए एट एफसी। जीवीए ग्रॉस से नेट पर जाना है, डेप्रिसिएशन यानी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। फैक्टर कॉस्ट एज इट इज है आपके पास, सॉरी यहां पर हमारे पास मार्केट प्राइस है गिवन में और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड तो आपके पास 17 है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? आप 11th क्लास में कर आए हैं, अब डेप्रिसिएशन चाहिए हमें, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते अगर रेट नहीं गिवन। आपको पता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते थे तो वो होता था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, राइट? वही चीज इस्तेमाल करिए। ये मशीन है आपकी 10 लाख रुपए की, स्क्रैप वैल्यू आपको कुछ मेंशन नहीं कर रखी, टाइम ड्यूरेशन है 10 ईयर, इसका मतलब पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपके पास? 1 लाख रुपीज, ठीक है जी। माइनस एनआईटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जो टैक्सेस दे रखे हैं वे एज्यूम किए इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो 1 लाख रुपीज के आपके टैक्सेस हो गए, 0 रुपीज की आपकी सब्सिडी है क्वेश्चन में। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा डियर 15 लाख रुपीज। तो मेन काम बहुत ज्यादा नहीं करना, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ समझना था कि किस शब्द की क्या वैल्यू है आपके लिए, राइट? चलिए एक और देखते हैं। आपके पास गिवन है परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 400 करोड़, ठीक है। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दैट इज 60 करोड़। फिर है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज ऑल्सो 120 करोड़। डोमेस्टिक सेल्स दैट इज 1200 करोड़। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नए नए नाम है मतलब समझाने के लिए, दैट इज 50 करोड़। पावर चार्जेस दैट इज 20 करोड़। एक्सपोर्ट्स दैट इज 200 करोड़। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी दैट इज 40 करोड़। जीएसटी दैट इज 10 करोड़। सब्सिडी दैट इज 30 करोड़। and goods used for self consumption, goods used for self consumption, अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन। अब इसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है डियर? इसमें आपको कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकालो, और फिर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। यानी जब इतनी सारी चीजें हैं तो हमें समझना जरूरी है ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा। तो एक एक करके उसके सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब सेल्स ध्यान से देखिएगा, सेल्स में क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास, ध्यान से सुनिएगा डियर। अगर आप बात करते हैं सेल्स की तो आप देखिए डोमेस्टिक सेल्स है आपके पास 1200 प्लस एक्सपोर्ट आ गया 200, ठीक है डियर। प्लस ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स बनाए जाते हैं उनको भी इंक्लूड करा जाता है गुड्स प्रोडक्शन के अंदर, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो माल उसने खुद बनाया, जैसे एक फार्मर अगर गेहूं या वीट प्रोड्यूस करता है, उसने अपने लिए भी वीट प्रोड्यूस करा है, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो नेशनल इनकम में अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी अपनी कंजम्पशन के लिए अगर आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, वो भी इंक्लूड करे जाते हैं। तो ये हो गया आपकी डोमेस्टिक सेल, ये हो गया एक्सपोर्ट, और ये हो गया सेल्फ कंजम्पशन। प्लस चेंज इन स्टॉक,
तो यहाँ इनडायरेक्टली हमें दे रखा था इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, दैट मींस चेंज पॉजिटिव दे रखा है। अगर ये डिक्रीज दे रखा होता तो चेंज नेगेटिव दे रखा है। तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो उसका पहला जवाब है, ठीक है, दैट इज 1470 करोड़। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखिए डियर क्या क्या चीजें आपके पास आ सकती हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, 400 रुपए आपके पास ये आ जाएंगे एक तो, राइट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। प्लस अगर आपने कोई इंपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने ये वाला जो कच्चा माल खरीदा है सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा है, तो अगर आपने इंपोर्ट करा है तो वो भी ले लीजिए 120 करोड़। और डियर ये जो पावर है ना, ये होती है मशीन में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही पार्ट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 20 रुपीज भी आपके पास यहां इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। तो आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई 540 करोड़ रुपए। अब आपने क्या करना है, जब आप ये चैप्टर कर रहे हैं ना, खास तौर पर जैसे आप वैल्यू एडेड मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जैसे आपने नए नए टर्म सीखे जो आपको थोड़े से अजीबोगरीब लगे या लगा कि ये चीज इसमें इंक्लूड होती है नहीं होती, तो एक लिस्ट बना लीजिए, वहां पर उसको लिख लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाएं, अभी तो आपके पास टाइम होता है डियर, लेकिन जब आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो आप इतने सारे क्वेश्चन जो इसमें गिवन है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तब आपके काम आज करी हुई प्रैक्टिस के नोट्स होते हैं, तो हमारे नोट्स बनाइए, लिखिए कि ये चीज उसमें इंक्लूड होती है, ये चीज उसमें इंक्लूड नहीं होती, आपको मदद मिलेगी। तो आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आ गया और वो भी। अब हम क्या निकाल लेंगे, जीवीए एट एमपी, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास आया था 1470 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास आया 540, ठीक है जी। अब हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा जीवी एट एमपी, और हमें उसने क्या कहा था, उसने हमें कहा था एनवी एट एफसी निकाल दीजिए, इट्स 930। हमें क्या निकालना है डियर, एनवीए एट एफसी, दैट इज जीवीए एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो ये हमारे पास है 930 करोड़। अब डेप्रिसिएशन, जो आपको वर्ड लिखा हुआ था रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब फिक्स कैपिटल की रिप्लेसमेंट के लिए जो आप पैसा जमा करते हो वही तो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो, क्यों, ताकि कल को जब आपकी मशीन चली जाएगी उसे रीपरचेज करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आपको जीएसटी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और सब्सिडी क्वेश्चन में आपको गिवन ही है 30 करोड़ की, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, दैट इज +20 900 करोड़। तो आई होप डियर आप लोगों को ये जो वैल्यू एडेड मेथड है ये थोड़ा सा समझ में आया हो। बाद में हम इसके और भी प्रैक्टिस देंगे, बट इनिशियली अगर हमें इस टॉपिक को समझने के लिए इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल समझने थे तो इस तरीके से इन्हें डील करा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों का एक शेयर सच में हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।